दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे और वंदना जादौन के नोट्स से आज फर्स्ट यूनिट पूरा करेंगे अपन साइकोलॉजी का। चलिए शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है जबकि इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। मनोविज्ञान को 400 ईसा पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था जिसका नाम था मनादर्शन। मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोएकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं तथा जननी दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं तथा जननी है दर्शन शास्त्र। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया गया। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। लैटिन दो साइको प्लस लोगोस से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, विज्ञान। इसी शाब्दिक अर्थ के अनुसार सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनेज ने मन मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, बेब्स, जेम्सली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। विलियम वुंट ने जर्मनी में लिपिजग नामक स्थान पर 1889 सन में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। 1879 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र शाखा से अलग होकर एक विश्व विषय के रूप में सामने आया। लिप्जिग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विलियम मैक्डोगल ने पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन है। इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैक्डोगल, थॉर्नडाइक आदि के द्वारा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना गया। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं जबकि वातावरण में अधिक। इसलिए वाटसन ने कहा, जॉन बी वाटसन, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। रॉबर्ट वुडवर्थ ने कहा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। अब हम देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, अधिगम। वंशानुक्रम यह विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है। बालक को अपने माता पिता पूर्वजों की जो विशेषताएं जन्म या गर्भाधान के समय प्राप्त होती हैं उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। लिंग निर्धारण, माता में 100XX23 गुणसूत्र पेयर में पाए जाते हैं और जबकि पिता में XY23 पेयर में पाए जाते हैं। गुणसूत्र 40 यानी 23 जोड़ी संयुक्त कोष में। नर और मादा के सहयोग द्वारा माता के गर्भाशय में एक संयुक्त कोष का निर्माण होता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। इसके निर्माण के साथ साथ बच्चे का अस्तित्व प्रकाश में आ जाता है और भ्रूण के रूप में उसका विकास होने लगता है। मनुष्य जीवन का आरंभ केवल एक कोष से होता है। एक संयुक्त कोष में गुणसूत्रों की 23 जोड़े होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में हजारों की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं। उसमें लगभग 3000 जीन्स पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र में लगभग 3000 जीन्स पाए जाते हैं। वंशानुक्रम के भाग के कई जीन्स होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्हीं जीन्स का स्थानांतरण होता रहता है। जीन्स के भीतर DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। वास्तव में आनुवंशिक गुणों का संचरण DNA के माध्यम से ही होता है।
वंशानुक्रम के सिद्धांत की बात करें अपन तो बीज मेंढक का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर हस्तांतरित होता रहता है। यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण होता रहता है। उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता। इसके समर्थन में बीज में उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित गुणों का संचरण होता है। इसके समर्थक लेमार्किन जैसे जिराफ की गर्दन। डाल्टन का जीव सांख्यिकी बायोमेट्रिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का संचरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी होता है। मेंडल का सिद्धांत। पूर्ण संकरता का नियम। मेंडल ने मटर के दानों तथा काले और सफेद चूहों पर प्रयोग करके निकाला कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भिन्नता पाई जाती है। वंशानुक्रम के नियम। समानता का नियम। जैसे माता पिता वैसी ही संतान। विभिन्नता का नियम। जैसे माता पिता उनसे कुछ भिन्न संतान। प्रत्यागमन का नियम। जैसे माता पिता उनके ठीक विपरीत संतान। वातावरण ये विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक है। वातावरण का पर्यायवाची शब्द है। पर्यावरण जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पर प्लस आवरण, चारों ओर घेरने वाला, रखने वाला, अर्थात जो कुछ भी हम चारों ओर से घिरे हुए वही पर्यावरण है। रोश ने कहा कि वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नोट। वातावरण के अंतर्गत बालक के एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र है। वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक बालक को विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। पारिवारिक वातावरण नंबर फर्स्ट। पारिवारिक वातावरण नंबर सेकंड। पारिवारिक वातावरण कैसे करता है देखिए। पारिवारिक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है जिसके अंतर माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माँ बालक की प्रथम गुरु होती है जिसके द्वारा संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। फ्रोबेल के अनुसार माताएं आदर्श अध्यापिकाएं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण प्रभावशाली है। पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान वह बालक का प्रथम विद्यालय है। परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान बालक का प्रथम विद्यालय है। परिवार के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 परिवार की आर्थिक स्थिति। माता पिता का संतोषजनक वैवाहिक जीवन। माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अत्यधिक ममता व लाड प्यार। कठोर नियंत्रण व अनुशासन। जन्म क्रम। विद्यालयी वातावरण। औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन विद्यालय है जिसके अंतर्गत शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता जर्मनी के विख्यात शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल जाने जाते हैं। उन्होंने 1837 में जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग नामक ग्राम में प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय किंडरगार्टन पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जन्म दिया। किंडरगार्टन की स्थापना फ्रोबेल ने की थी जो कि जर्मनी के थे। शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक बाल उद्यान का कुशल माली है। फ्रोबेल ने कहा शिक्षक बाल उद्यान का कुशल माली है। नोट। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक हैं फ्रोबेल जिनके द्वारा सर्वप्रथम किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना की गई इंग्लैंड 19वीं शताब्दी में। विद्यालय वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। विद्यालय के अंतर्गत जो निम्न कारक हैं वो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से देखिए। शिक्षक का व्यवहार एवं कुशलता। अनुचित शिक्षण विधियाँ। शिक्षक के द्वारा बालक की खुली निंदा। शिक्षक द्वारा बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना। विद्यालय का भौतिक वातावरण। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण जैसे आस पड़ोस, मित्र एवं साथी, सिनेमा, रीति रिवाज, अंधविश्वास, खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि। भौगोलिक वातावरण, जलवायु। मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण की बात करें अपन तो मनोवैज्ञानिक वातावरण भी इसको प्रभावित करते हैं। जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, निर्देशन, परामर्श, प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। जनसंचार माध्यम भी जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर इत्यादि। परिपक्वता एवं अधिगम। परिपक्वता क्षमता का विकास। परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नोल्ड गेसल के द्वारा किया गया। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम वातावरण के बाद महत्वपूर्ण स्थान परिपक्वता एवं अधिगम का ही है। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से होता है तथा अधिगम का संबंध वातावरण से होता है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है लेकिन परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता। परिपक्वता और अधिगम में क्या अंतर है देखिए। परिपक्वता वंशानुक्रम पर आधारित होती है जबकि अधिगम है वो वातावरण पर आधारित होता है। 20 से 25 वर्ष तक पूर्ण होती है परिपक्वता। ये जीवन पर्यंत चलता है। सामान्य प्रक्रिया ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है। परिपक्वता पर अधिगम और प्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। अतः व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम वातावरण परिपक्वता एवं अधिगम का प्रतिफल है। इसके बाद चलेंगे अपन विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं पे चलेंगे अपन तो श्रीमती हेडलॉक के अनुसार
गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 14 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था 15 से 16 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष के बाद। श्रीमती हरलोक ने ये बताई हैं जो कितनी अवस्थाएं आप देख सकते हैं, 8 अवस्थाएं बताएं। नंबर 1 गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपन अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 14 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था 15 से 17 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष के बाद। रॉस के अनुसार रॉस ने 5 बताई, जिसमें नंबर 1 आपकी शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। जॉन्स के अनुसार जॉन्स ने 4 बताई अवस्थाएं, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। शैशवावस्था अब हम पढ़ेंगे शैशवावस्था। क्या पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था को निम्न बातों से जाना जाता है। निम्न नामों से शैशवावस्था को जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है वो अपन पढ़ेंगे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था, भावी जीवन की आधारशिला, सीखने का आदर्श काल, मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था, सीखने की आयु, प्रिय लगने वाली अवस्था, नाजुक अवस्था, खतरनाक अवस्था, संस्कार निर्माण की अवस्था, खिलौनों की आयु, अतार्किक चिंतन की अवस्था, गढ़ने योग्य अवस्था, नर्सरी स्कूल एज, पूर्व विद्यालय अवस्था, टोली पूर्वायु, प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, ये सब अवस्थाएं शैशवावस्था के नाम को जाना जाता है। शैशवावस्था विकासात्मक कार्य, शैशवावस्था में जो विकासात्मक कार्य हैं वो देखिए। शैशवावस्था में विकासात्मक कार्य विशेषताएं। सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेविंग अरेस्ट द्वारा दिया गया। विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेविंग अरेस्ट द्वारा दिया गया। विकासात्मक कार्य से तात्पर्य बालक की उम्र व अवस्था के अनुसार कार्य करने से है। शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। बच्चे का शैशवावस्था में क्या क्या होता है, कैसे विकास होता है वो अपन देख रहे हैं। शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति रहती है, सीमित मात्रा में उसकी कल्पना होती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता रहती है। दूसरों पर निर्भरता रहती है। अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा। दोहराने की प्रवृत्ति रहती है। स्वार्थी प्रवृत्ति व स्व केंद्रित रहता है। क्षणिक मित्रता, मित्रों की संख्या बहुत कम मिलेगी। संवेगों का प्रदर्शन, मूल प्रवृत्तित्मक व्यवहार, नैतिक सामाजिक भावना का विकास, न तो सामाजिक और न असामाजिक। न तो बच्चा सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। कहानियाँ सुनना और सुनाना उसको भी पसंद रहता है। 2 वर्ष की अवस्था तक मूलभूत विसर्जन के संकेत देना तथा 4 वर्ष की अवस्था तक मूलभूत विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि भाषाई कौशलों की आधारभूत समझ हो जाती है। अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वो सीखने लग जाता है। शैशवावस्था से संबंधित कथन। शैशवावस्था जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। ये कौन कहता है? ये कहता है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड कहता है, क्या कहता है सिगमंड फ्रायड? सिगमंड फ्रायड कहता है कि जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। सिगमंड फ्रायड। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वैलेंटाइन कहता है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। वॉटसन। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है, ये गुड इनफ। शिशु का मस्तिष्क कोरिसलेट होता है, जिसे तबला रासा कहा जाता है। जॉन लॉक कहता है ये फॉर्चुनेट पीरियड अंशकालीन अवधि, फॉर्चुनेट पीरियड या अंशकालिक जो अवधि है वो देखिए। अब हम बात करेंगे आगे चलते हैं। बाल्यावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। अपन बहुत शैशवावस्था की बात करें, अब अपन बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। तो बाल्यावस्था को निम्न नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? निर्माणकारी काल, अनोखा काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, वैचारिक क्रियावस्था, गैंगेज टोली दल समूह की आयु, मिथ्या छद्म परिपक्वता का काल, गेम एज खेल की आयु, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल,
प्रतिबंधक सामाजिकरण का काल। उत्पाती अवस्था, बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं बाल्यावस्था की विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता रहती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता रहती है और यथार्थवादी दृष्टिकोण, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, संग्रह करने की प्रवृत्ति। रचनात्मक प्रवृत्ति मतलब बाल्यावस्था में बच्चा मिट्टी के खिलौने बनाने लग जाता है, उनको रचना प्रवृत्ति कहते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति, चोरी करना, झूठ बोलना, निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति, पक्षपात का भावना का शिकार, प्रतिस्पर्धा की भावना, हीन भावना का शिकार, भाई बहनों में झगड़ा बाल्यावस्था में होता है। प्रशंसा पाने की इच्छा, संवेगों पर नियंत्रण है। नैतिक सामाजिक भावना का विकास शुरुआत हो जाता है। संवेगात्मक सामाजिक विकास, लिंग भेद, जाति भेद, अर्थभेद, समलिंगी समूह भावना, नेता बनने की इच्छा रहती है उसमें। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, भाषा का विकास, नकारने की प्रवृत्ति, खोखली मित्रता, खेलों में रुचि होने लग जाती है उसे। मूर्त चिंतन की योग्यता आदि। मूर्त बाल्यावस्था से संबंधित कथन। बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति की बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। ब्लेयर जॉनसन सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई और अवस्था नहीं है। ब्लेयर जॉनसन सिम्पसन, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये रॉस कहता है। मिथ्या परिपक्वता काल रॉस कहता है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल होता है। बैटरी, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कॉल एंड पुरुष, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। ये स्टैंग का है। ये किसका है? ये स्टैंग का है। अब आगे चलेंगे अपन किशोरावस्था। मुख्य बिंदु किशोरावस्था की पढ़ेंगे अपन। किशोरावस्था के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं देखिए। किशोरावस्था का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? स्टैनले हॉल। किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव की अवस्था है। स्टैनले हॉल। व्यक्तियों में घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता है। वैलेंटाइन। स्टैनले हॉल की प्रसिद्ध पुस्तक एडोलेसेंस। किशोरावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। किशोरावस्था को किन नामों से जाना जाता है वो पढ़ेंगे अपन। जीवन का सबसे कठिन काल, आंधी तूफान की अवस्था, झंझावट की अवस्था, तनाव संघर्ष की अवस्था, समस्याओं की आयु, उलझन की अवस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, तरुण विकास लहर, परिवर्तन की अवस्था, वास्तविक वायु की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, स्वर्ण काल और बसंत ऋतु भी इसे भी कहा जाता है। अस्पष्ट व्यक्ति स्थिति की अवस्था, विशिष्टता की खोज का समय, विशिष्टता की खोज का भी समय। किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य एवं विशेषताएं। किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य और विशेषताएं की बात करेंगे अपन तो देखिए, 6वीं की विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास और बुद्धि, अधिकतम विकास, व्यक्तित्व, घनिष्ठ मित्र, कल्पना का बाहुल्य, दिवस अपनी प्रवृत्ति, वीर पूजा, नायक की पूजा प्रवृत्ति, आत्मसम्मान के महत्व, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, विचारों में क्या रहता है इसमें मतभेद, समायोजन का अभाव, मानसिक स्वतंत्रता, विद्रोह की स्थिति, अपराध प्रवृत्ति का विकास, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, स्वतंत्र सोच का विकास, ईश्वर और धर्म में विश्वास या अविश्वास, समाज सेवा, देशभक्ति की भावना, विचारों तथा संवेगों परिपक्वता, संवेगात्मक परिवर्तन, तीव्र गति से अपनों से बिछुड़ने का गम, समय का समूह भावना, नेतृत्व का विकास, स्व पहचान, आत्मचेतना की भावना, आत्म प्रत्यय और आत्मचेतना की भावना, आत्मसंप्रत्यय की भावना, आत्मनिर्भरता बनने की इच्छा, व्यवसाय चुनाव की चिंता, मूर्ख चिंतन की योग्यता, काम प्रवृत्ति, ये सब उसमें पाई जाती हैं। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, अध्ययन प्रति गंभीर, सौंदर्य का उपासक, विपरीत लिंग के प्रति उसको रहता है यहाँ पे आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, स्थिति महत्व अभिलाषा, माता पिता की अधिक उम्र का महत्व देना, मित्र संस्कृति अपनाना, किशोरों की वाणी में कर्कशता, भारीपन, किशोरियों की वाणी में मधुरता और कोमलता, समस्यात्मक बालक, जीवन साथी के चुनाव की समस्या, मादक पदार्थों के सेवन करने की समस्या, व्यक्ति समस्या, आत्महत्या की समस्या। किशोरावस्था से संबंधित कथन, किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन यहाँ पे दिए गए हैं और उनको अपन यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष का काल है, ये स्टैनले हॉल ने कहा। किसने कहा? इसलिए किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हुए अकस्मात होते हैं, ये भी स्टोन ने कहा। स्टैनले हॉल ने व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। वैलेंटाइन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। वैलेंटाइन, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करते हैं, ये रोश ने कहा। शिशु समान
समान किशोरों को वातावरण के समझने के लिए उन्हें प्रारंभ करना होता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल, किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, ये जॉन्स ने कहा। किशोरावस्था पूर्णों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उन्हें स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। कोलसेनिक ने कहा किशोर पूर्णों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उन्हें स्वतंत्र का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, कोलसेनिक ने कहा। किशोरावस्था में आहार संबंधी विकास, ईटिंग डिसऑर्डर, किशोरावस्था में आहार संबंधी जो विकास है वो इस तरह से हैं। एंडोरेक्सिया नर्वोसा, एंडोरेक्सिया नर्वोसा की बात करें अपन तो अंडरवेट, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का वजन सामान्य से कम होता है, इसके बावजूद इस डर के वजन न बढ़ जाए, भूखा रहने लगता है और अपने काम की मात्रा में कटौती करने लगता है। और बुलिमिया नर्वोसा, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अधिक लेता है, फिर उस डर से कि कहीं वजन न बढ़ जाए उस खाने को उगल देता है। वह ऐसा व्यक्ति वजन पर नियंत्रण करने के लिए उल्टियाँ करता है, आवश्यकता करता है करने के लिए, और तथा दवाइयों का सेवन करता है। बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर और ओबेसिटी, ओवरवेट, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति तब तक खाया जाता है जब तक वो इसका संतुलन हो जाए, और ऐसे व्यक्ति अधिक खाने की आदत पर नियंत्रण करने तथा वजन पर नियंत्रण करने में असमर्थ होते हैं। वही संबंधी विकार लड़कियों के बच्चा लड़कियों में अधिक होने की संभावनाएं रहती हैं, किसमें? लड़कियों में अधिक होने की संभावना रहती है। आगे चलते हैं अपन। कुछ विकास के थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में आगे अपन। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के जो सिद्धांत हैं, कुछ मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड ने दिया, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन का है, पारिस्थितिक सिद्धांत यूरी वॉन फ्रेंडबेंडर का है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की का है, नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का है, एक नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का है, भाषा विकास सिद्धांत नोम चॉम्स्की का है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से तीन पहलू हैं। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से कितने पहलू हैं? तीन पहलू हैं। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से तीन पहलू हैं। पहला, स्थलाकृति आकारात्मक संरचना, टॉपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, गत्यात्मक संरचना, या फिर डायनामिक और स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर। फिर है तीसरा है मनोलैंगिक विकास, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सबसे पहले स्थलाकृति संरचना की बात करेंगे। स्थलाकृति संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने मन की तीन दशाएं बताई हैं। कितनी दशाएं बताई हैं? तीन दशाएं बताई हैं। मन की तीन दशाएं बताई हैं। मन की तुलना बर्फीली चट्टान से की है। ये कई बार एग्जाम आ गया कि कौन से मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने मन की तुलना बर्फीली चट्टान से की है, तो वो ये अपने सिगमंड फ्राइड की बात कर रहे हैं अपन, तो यही होंगे। अब मन की तुलना बर्फीली चट्टान से की है। इन्होंने स्थलाकृति का सिगमंड फ्राइड ने मन की तीन दशाएं बताई। नंबर एक, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। तो इस डायग्राम को देखिए आप गौर से, इस डायग्राम को गौर से देखिए, तो इसमें क्या है, ये कॉन्शियस वाला भाग है, ये कॉन्शियस यानी चेतन मन है, ये प्रीकॉन्शियस है और ये अनकॉन्शियस है, ये अर्धचेतन और ये अचेतन मन है। तो अब हम देखते हैं आगे। चेतन मन, यह मस्तिष्क से जागृत अवस्था है, इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से होता है। यह तात्कालिक अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करता है। अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड, कट अनुभूतियों, दुखद बातों का धमित इच्छाओं का भंडार है, पूर्व अनुभवों का भंडार है, असामाजिक अनैतिक कामों की इच्छाओं का भंडार है। वह व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। यह चेतन मन के ठीक विपरीत है। सिगमंड फ्राइड ने इसे सबसे महत्वपूर्ण माना है। सिगमंड फ्राइड ने सबसे महत्वपूर्ण किसे माना है? सिगमंड फ्राइड ने सबसे महत्वपूर्ण अचेतन मन को, अनकॉन्शियस माइंड को माना है, और ये जो चेतन मन के ठीक विपरीत है, सिगमंड फ्राइड ने इसे सबसे महत्वपूर्ण माना है। अब अर्धचेतन मन, अवचेतन, सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस जो माइंड है उसकी बात करेंगे अपन। तो प्री कॉन्शियस जो माइंड है वो चेतन और अचेतन के बीच की जो अवस्था है उसको प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं। याद की बातों को, अनुभवों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना है, लेकिन प्रयासों के माध्यम से प्रयास करने पर उन सभी बातों को याद आ जाना, अर्थात उन सभी बातों का चेतन मन में उपस्थित होना आपका क्या कहलाता है? अचेतन अवचेतन मन कहता है। गत्यात्मक संरचना, वो तो थी स्थित्यात्मक स्थलीकृत चेतना। अब एक गत्यात्मक संरचना यंत्र सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए।
ईट ईट जन्मजात होता है, जिसको पशु प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। प्लीजर प्रिंसिपल सुखवादी सिद्धांत है, ये तुरंत सुख से आता है, जन्मजात होता है। जैविक पक्ष होता है, इच्छा का भंडार गृह होता है, अचेतन मन से संबंध होता है। अनैतिक को अपराध कार्य पशु प्रवृत्ति का होता है। डेविल इन अ पर्सन, मनुष्य के अंदर दानव प्रवृत्ति होता है। काम प्रवृत्ति से युक्त होता है, कुछ समायोजन के लिए जिम्मेदार होता है, कुछ समायोजन के लिए जिम्मेदार इट होता है। क्या होता है? आईडी, इदम, इदम को जन्मजात बोलते हैं, ठीक है। और अचेतन मन से संबंधित होता है। इट किसी अचेतन मन से संबंधित होता है। ईगो अहम 1-2 वर्ष से 1 से 2 वर्ष तक ईगो अहम। जैसे वास्तविक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक पक्ष, चेतन मन से संबंध, ये वास्तविक सिद्धांत है। रियलिटी प्रिंसिपल है, ये रियलिटी को पहचानता है, मनोवैज्ञानिक पक्ष लेता है, चेतन मन से संबंधित है। ये सुपर ईगो के बीच संतुलन का कार्य करता है, व्यक्तित्व का कार्यपालक है। मैन इन मैन, मनुष्य के अंदर मनुष्य की भावना इसमें पाई जाती है। समझने की अवस्था इसको कहा जाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो परम अहम 5 से 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। सुपर ईगो आदर्शवादी सिद्धांत, सामाजिक पक्ष, आध्यात्मिक की ओर रुझान, ये सुपर ईगो के नाम से जाना जाता है। नैतिक व आदर्शवादी बातें करता है, इसमें वास्तविकता से संबंधित होता है। एंगल इन ए पर्सन, मनुष्य के अंदर देवत्व का भाव रहता है। देवदूत आदर्शों के अधिकतम को समायोजन के लिए जिम्मेदार रहता है। इदम से अहम की उत्पत्ति होता है, अहम से पराहम की उत्पत्ति होती है। इदम और पराहम एक दूसरे के विपरीत हैं। अहम इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में कभी इदम, कभी अहम, तो कभी पराहम का प्रदर्शन करता रहता है। सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्ति बताई हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति जिजीविषा, जिसे एरोस कहा गया। मृत्यु मूल प्रवृत्ति मुमूर्षा, थेनेटोस कहा गया। स्वयं नार्सिसिज्म, अपने आप से प्रेम करने तथा अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को नार्सिसिज्म कहते हैं। यह प्रवृत्ति शैशवावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। ओडिपस एवं इलेक्ट्रा ग्रंथि, सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण वो अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं, तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वह अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। सिगमंड लिबिडो, सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो नाम दिया है। इनके अनुसार यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति कुछ समायोजित हो जाता है। कुछ समस्या से कामुकता से कामुकता बात पर सिगमंड और उनके शिष्य युंग के बीच मतभेद हो जाता है, तथा मतभेद के उपरांत युंग एक अलग सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जिसका नाम है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। युंग या जुंग जो है वो सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। उनको शैशव कामुकता की बात पर आपस में झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाता है, और वो अपने अलग सिद्धांत की व्याख्या करता है, जिसका नाम है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसका नाम क्या है? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब चलते हैं आगे। अब है स्त्रीकरण। दूसरा सिद्धांत आता है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। सिगमंड फ्रायड कहता है कि बालक की काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है उस पर। उनके अनुसार काम प्रवृत्ति जन्म से पाई जाती है। भिन्न भिन्न अवस्था में उसका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति अलग अलग कामुकता क्षेत्र माध्यम से लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। इस आधार पर सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को 8 अवस्थाओं द्वारा समझाया गया। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को 8 अवस्थाओं के द्वारा समझाया। कितनी अवस्थाओं के द्वारा? 8 अवस्थाओं के द्वारा समझाया। पहली अवस्था स्टेज फर्स्ट, ये सॉरी 8 अवस्था नहीं है, उनको 5 अवस्थाओं के माध्यम से समझाया। ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 नहीं है, इसको काट देंगे अपन। यहाँ पर 5 है। कितनी है? 5 अवस्थाओं के द्वारा समझाया गया है, जिसमें पहली स्टेज है मुख्य अवस्था या ओरल स्टेज, 0 से 18 ये माह तक। मुख्य ओरल में स्तनपान छुड़ाना, मुख्य विकास स्तनपान छुड़ाना, स्त्रीकरण, धूम्रपान करना, अधिक बोलना, च्युइंग चबाना आदि। गुदी अवस्था 18 माह से 3 वर्ष तक गुदा, मलमूत्र विसर्जन, प्रशिक्षण, टॉयलेट, अव्यवस्थित और अति व्यवस्थित व्यवहार हो जाता है। इसका जो प्रभाव पड़ता है स्त्री फिक्सेशन में। लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष से लैंगिक और ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का उदय भी होता है और समाधान भी इसी में हो जाता है, और यह रोग का
या यौन असक्षमता इसमें उत्पन्न हो सकती हैं। और अदृश्य अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था या सुप्त अवस्था 5 से 12 वर्ष, इसमें रक्षात्मक युक्तियों की उत्पत्ति होती है। जनेंद्रिय अवस्था 12 के बाद लैंगिक सेक्सुअल ऑर्गन्स लैंगिक परिपक्वता होती है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं, मनोलैंगिक विकास अवस्था की अवस्थाएं, यदि लैंगिक संतुष्टि अवस्था से कम या अधिक मात्रा प्राप्त होती है तो इसे ही स्त्रीकरण कहते हैं। जैसे मुख्य अवस्था इससे पहली अवस्था बालक की काम प्रमुख प्रवृत्ति मुख्य क्षेत्रों के निर्मित होती है। बालक चूस कर, काट कर, चबा कर, प्रत्येक चीज मुंह में डालकर लैंगिक संतुष्टि प्राप्त होता है। ऐसा होने की वयस्क अवस्था में 2 प्रकार व्यक्तित्व विकसित होते हैं। ऐसा होने पर वयस्क अवस्था में मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्ति ओरल पैसिव पर्सनैलिटी एंड मुखवर्ती आक्रामक व्यक्ति ओरल एग्रेसिव पर्सनैलिटी। स्त्रीकरण व्यक्ति वयस्क अवस्था में धूम्रपान करता है, च्युइंग गम चबाता है, च्युइंग गम और लगातार कुछ न कुछ खाता रहता है। ओवर ईटिंग, प्रशिक्षण स्तनपान छुड़ाना, प्रशिक्षण इसको क्या है, स्तनपान छुड़ाना। अब सेकंड है गोदी अवस्था। गोदी अवस्था में 18 माह से 3 वर्ष तक इसकी एज रहती है। 18 माह से 3 वर्ष तक इसकी एज रहती है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति गोदा क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए मुख्य अंग होता है शरीर से। इस अवस्था में बालक मूत्र संबंधी क्रियाओं में आनंद लेता है। इस अवस्था में बालक को मलमूत्र विसर्जन को प्रशिक्षण दिया जाता है, मलमूत्र विसर्जन का दिया गया है। स्त्रीगण, इस अवस्था में लैंगिक संतुष्टि कमी अधिक होने पर व्यक्ति का व्यवहार अव्यवस्थित अति व्यवस्थित हो जाता है। यह जिद्दी आक्रामक धारणात्मक बन सकता है। लैंगिक अवस्था फैलिक स्टेज, ये तीसरी अवस्था है हमारी। इस अवस्था बालक ध्यान जन्नांगों की तरफ जाता है। काम प्रवृत्ति लैंगिक क्षेत्र में विद्यमान रहती है। इस अवस्था में लड़कों में मातृग्रंथियाँ मनोग्रंथि ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में होने के कारण वो अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं, तथा लड़कियों में पितृग्रंथि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। लेकिन बाद में इन ग्रंथियों का समाधान हो जाता है। और स्त्रीकरण इस अवस्था में कम अधिक लैंगिक संतुष्टि वयस्क अवस्था में यौन रोग से ग्रसित हो जाता है। इस अवस्था में कम या अधिक लैंगिक संतुष्टि होने पर वयस्क अवस्था में व्यक्ति यौन रोग से ग्रसित हो जाता है। नंबर 4 अदृश्य अवस्था, प्रसूति अवस्था या सुप्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज के नाम से इसे जानते हैं। तो 5 से 12 वर्ष तक रखती है। चौथी अवस्था, इस अवस्था में काम प्रवृत्ति दृश्य हो जाती है। शरीर के किसी भी भाग में विद्यमान नहीं होती। शरीर का कोई भी अंग कामुकता के क्षेत्र में नहीं होता है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अन्य रूपों में प्रदर्शित होती है, जैसे खेल में, पेंटिंग में, कदम में, रचनात्मक कार्य आदि में, अर्थात काम प्रवृत्ति का मार्गांतरीकरण हो जाता है। इस अवस्था में कोई स्त्रीकरण नहीं होता है। इस अवस्था में इस काम प्रवृत्ति का मार्गांतरीकरण हो जाता है, स्थानांतरण। इस अवस्था में कोई स्त्रीकरण नहीं होता है। नंबर 5 जननेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में भी कामुकता क्षेत्र लैंगिक अंग होते हैं। व्यक्ति में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। काम प्रवृत्ति का प्रयोग संतान प्रति किया जाता है। इस अवस्था में भी कोई स्त्रीकरण नहीं होता है। अब अपन पढ़ेंगे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। किसका? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। प्रवर्तक इरिक्सन। प्रवर्तक कौन है? एरिक इरिक्सन। जर्मन मनोवैज्ञानिक नव फ्रायडवादी के नाम से जाना जाता है इनको। और बुक इन्होंने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1950 में लिखी। इसको रिवाइज किया और 1963 में आइडेंटिटी एंड क्रिसिस से थ्योरी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का नाम दिया है इन्होंने। इरिक्सन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसका नाम साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी या जीवन विस्तार सिद्धांत, लाइफ स्पैन थ्योरी या पहचान की खोज, पहचान का संकट के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी क्रिसिस है। प्रवर्तक इरिक्सन है। अब देखिए, इरिक्सन को नव फ्रायडवादी माना जाता है क्योंकि इरिक्सन सिगमंड फ्रायड के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत थे, लेकिन एक बात में सहमत नहीं थे। इरिक्सन का मानना था कि बालक के विकास में काम प्रवृत्ति का नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है, जबकि फ्रायड काम प्रवृत्ति को मोस्ट मानते थे। लेकिन इरिक्सन ने क्या कहा कि काम प्रवृत्ति का नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। इरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंतर्गत मनोसामाजिक सिद्धांत 8 अवस्थाएं बताई जो द्विध्रुवीय हैं। एक सकारात्मक तो दूसरा ध्रुवीय नकारात्मक परिस्थिति को प्रदर्शित करता है। चलिए उनकी 8 अवस्थाएं अपन पढ़ते हैं। 0 से 18 माह तक शैशव अवस्था, विश्वास बना अविश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, आस्था बना अनास्था। 18 माह से 3 वर्ष तक दूसरी है प्री बाल्यावस्था यानी पूर्व बाल्यावस्था, स्वतंत्रता बनाम संदेह, स्वायत्ता बनाम लज्जा शक, ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट।
3 से 5 वर्ष। तीसरी है पूर्व बाल्यावस्था, वो पूर्व बाल्यावस्था, ये उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं, मध्य बाल्यावस्था कह सकते हैं इसको। आत्मबल बनाम अपराध भाव, पहल बनाम दोष। और उसके बाद 5 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था, परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। और उसके बाद 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व, पहचान बनाम संभ्रांति, पहचान बनाम संभ्रांति। और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। उसके बाद 18 से 35 वर्ष घनिष्ठता बनाम अलगाव, पूर्व वयस्क अवस्था बोलते हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मध्य वयस्क अवस्था 35 से 55, उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। 55 के बाद ईमानदारी बनाम निराशा, ईमानदारी बनाम निराशा, संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। 55 के बाद उत्तर वयस्क अवस्था, इसको नाम लिया उन्होंने। सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत। इकोलॉजिक थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। प्रवर्तक यूरी ब्रॉनफेल्ड बेंडर। प्रवर्तक कौन है इसके? यूरी ब्रॉनफेल्ड बेंडर। चलिए, पारिस्थितिक जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। परिस्थिति को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी किसे कहा जाता है? परिस्थिति को। यूरी ब्रॉनफेल्ड रूसी अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक थे जो कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, पारिस्थितिक सिद्धांत के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अमेरिका में 1989 में प्रारंभ हुए हेड स्टार्ट प्रोग्राम को सफल बनाने में इनका काफ़ी योगदान रहा। अमेरिका में 1965 में प्रारंभ हुए हेड स्टार्ट प्रोग्राम को सफल बनाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। हेड स्टार्ट प्रोग्राम जो कम आय वाले परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि की सेवाएं प्रदान करता है। यूरी ब्रॉनफेल्ड ने अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत पारिस्थितिक सिद्धांत का परिचय करवाया। यूरी ब्रॉनफेल्ड ने अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत पारिस्थितिक सिद्धांत का परिचय करवाया। यह सिद्धांत बालक की विकास की व्याख्या सामाजिक सामयिक संदर्भ में करता है तथा इस सिद्धांत में बालक वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम हमारे जीवन में अलग अलग वातावरण का सामना करते हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अलग अलग वातावरण की व्याख्या करते हुए इस सिद्धांत को 5 मंडलों द्वारा समझाया है। 5 मंडल कौन कौन से वो अपन पढ़ते हैं। 5 मंडल। सबसे पहला लघु मंडल, माता पिता शिक्षक संगी साथी, जिसमें आते हैं माइक्रो सिस्टम के नाम से इसको जाना गया। दूसरा मध्य मंडल, मेसो सिस्टम। लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध। और बाह्य मंडल, पड़ोसी जनसंचार मध्यम परिपत्र, पारिवारिक मित्र, माता पिता कार्यस्थल। बृहत मंडल, मूल्य रीति रिवाज परंपराएं। घटना मंडल, जीवन क्रम की घटनाएं जिससे माता पिता लोग की तरह करते आघात। 5 मंडल बताए, कौन कौन से बताए। लघु मंडल जिसमें माता पिता शिक्षक संगी साथी आदि। लघु मध्य मंडल, मेसो सिस्टम, लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध। बाह्य मंडल, पड़ोसी जनसंचार माध्यम, पारिवारिक मित्र, एक्सो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम। इंग्लिश की बात करें, माइक्रो, मेसो, एक्सो एंड मैक्रो और क्रोनो सिस्टम। जीवन क्रम की घटनाएं जैसे माता पिता आदि, पिता का तलाक, आघात आदि जिसमें घटना मंडल में आ जाती हैं, घटना मंडल के अंतर्गत ही आ जाती हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षार्थी बालक से संबंधित कारक। अधिगमों को क्या क्या चीज़ हैं जो प्रभावित करती हैं वो देखेंगे अपन। अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो देखेंगे। प्रेरणा, सीखने वाले की इच्छा शक्ति, सीखने वाले की अभिप्राय। और शैक्षिक पृष्ठभूमि, सीखने का समय अवधि, सीखने की विधि, आयु, परिपक्वता, बुद्धि, अभ्यास, थकान, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षक से संबंधित कारक, प्रस्तुतिकरण, विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, समय सारणी, अनुभूति। विषय वस्तु से संबंधित कारक, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का आकार, विषय वस्तु का क्रम, भाषाशाली उद्देश्यपूर्णता। वातावरण से संबंधित कारक, परिवार, विद्यालय, खेल के मैदान, समाज आदि जो हैं वो अब देखते हैं अपन संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे का है। किसका? ये जीन पियाजे का है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। संज्ञान प्राणी का ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वातावरण के साथ अंतःक्रिया क्रिया के द्वारा संज्ञान का विकास होता है। संज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देखना है। संज्ञान के अंतर्गत अवधान, स्मरण, अधिगम, कल्पना, चिंतन, परिनिरीक्षण, वर्गीकरण। अवधान, स्मरण, अधिगम,
कल्पना, चिंतन, निरीक्षण, वर्गीकरण, समस्या समाधान, संप्रतिकरण, प्रतिष्ठा आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं और ये क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। संज्ञान के अंतर्गत अवधान, स्मरण, अधिगम, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण, वर्गीकरण, समस्या समाधान, संप्रतिकरण, प्रतिष्ठा आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं और ये क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए जिन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था की किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, संज्ञान विकास जन्म पश्चात अर्थात शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। संज्ञान विकास है जन्म के बाद अर्थात शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है संज्ञान विकास। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाओं के द्वारा उसे समझाया है। 4 अवस्था नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, लेकिन धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ साथ अपनी संवेदना, ज्ञानेंद्रियों तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वातावरण का ज्ञान ग्रहण करता है। शिशु वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ज्ञानेंद्रियाँ सीखने के द्वारा होती हैं। इस अवस्था में शिशु छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। शिशु पहला 7 शब्द लगभग 12 माह में बोलने लगता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा परिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। इस अवस्था के आरंभ में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है तथा इसी अवस्था के अंत में वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है अर्थात वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित होने लगता है अर्थात छिपी वस्तु को ढूंढ निकलता है। इस अवस्था को खोजी अवस्था भी कहा जाता है। खोजी अवस्था को सेंसरी मोटर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशन स्टेज 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि प्री कंसेप्चुअल पीरियड 2 से 4 वर्ष, इसमें इमिटेशन अनुकरण रहता है और इमेज फॉर्मेशन प्रतिमूर्ति निर्माण प्रतिबिंब रचना उदाहरण गुड्डे के खिलौने को छोटा वही समझता है। जीवबात यानी विश्व में इसमें पाया जाता है। निश्चित वस्तुओं में सजीव चिंतन को जीवबात कहते हैं। बालक द्वारा यह कहना कि आज सूरज बड़ा उदास है यानी विश्व का उदाहरण है। आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित, अहमवादी बालक केवल स्वयं की बातें करता है, दूसरों को कम महत्व देता है। बालक अपने तथा दूसरे के नजरिए में अंतर करने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है। अंतर्दर्शी अंतर अज्ञान अवधि इनिशियल पीरियड 4 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक अपने अंदर उठे सभी प्रश्न जवाब देना चाहता है, इसलिए इसे प्रश्न पूछने अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु अक्षर लिखना, गिनती गिनना, वस्तुओं का क्रम से रखना, हल्के भरी के ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा का मानना, घर व छोटे काम में मदद करना तथा जुड़े वाक्यों का भाग सहज ज्ञान हो जाता है, लेकिन हितर को करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में अनुत्क्रमणशीलता इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, इसलिए इसे अपलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 है मूर्त स्थूल ठोस संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका नाम क्या था, प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा था, प्री कंसेप्चुअल पीरियड एंड एक और थी इनिशिएटिव पीरियड यानी अंतर्ज्ञान या अंतर्दर्शी पीरियड। अब अपन पढ़ रहे हैं तीसरी मूर्त स्थूल ठोस संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 से 11 वर्ष तक। इसको पढ़ रहे हैं अपन। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तु तक सीमित रहता है। बालक अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता बताना, सही गलत उचित अनुचित विभेद करना सीख जाता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष, समय आदि बताने योग्य हो जाता है। उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, इसलिए इसे पलटावी व्यवस्था भी कहा जाता है। बालक के मत चिंतन क्रम स्थापन करने योग्य हो जाता है, अर्थात बालक में वस्तुओं को उनके आकार और वजन के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता आ जाती है। भाषा में संप्रेषण योग्यता प्रवीणता आ जाती है। इस अवस्था के अंत तक बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है, दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व देता है तथा आत्म केंद्रित का त्याग कर देता है। इस अवस्था में मुख्य रूप से 3 संप्रदाय विकसित होते हैं: कंजर्वेशन, रिलेशन, क्लासिफिकेशन। संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण। संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण कहीं पे भी आ जाए तो वहाँ पे आप मूर्त या ठोस अवस्था करके आनी है। औपचारिक संख्यात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 वर्ष के बाद। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इस तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। किशोर के चिंतन की वस्तुनिष्ठ तथा वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क पाया जाता है, किसी समस्या उत्पन्न होने पर तर्कपूर्ण मध्य विचार करती समस्या का समाधान ढूंढने लग जाता है। जिन पियाजे का शिक्षा में योगदान। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जिन पियाजे शिक्षण में शिक्षक की भूमिका
भूमिका पर महत्व बताते हुए कहते हैं कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बालक के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की महत्व बतलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। जीन पियाजे ने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शब्दों का प्रयोग कर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। अनुकूलन, इसके अंतर्गत 3 क्रियाएं आती हैं। अनुकूलन के अंतर्गत 3 क्रियाएं आती हैं। नंबर 1 आत्मीकरण या समावेशन, इसको एसिमिलेशन इंग्लिश में बोला जाता है। एसिमिलेशन, आत्मीकरण, समावेशन, एसिमिलेशन, समस्या समाधान के लिए अपनी पूर्व अनुभव, विचारों तथा अवधारणाओं का सहारा लेना। आत्मीकरण में एसिमिलेशन में आता है पूर्व अनुभवों, विचारों तथा अवधारणाओं का सहारा लेना। संबंधन या समायोजन, एकोमोडेशन, अपनी पूर्व अनुभवों, अवधारणाओं को परिवर्तन करके नए वातावरण के साथ समझ स्थापित करना संबंधन या समायोजन कहलाता है। संतुलन, समयाधारण, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आत्मीकरण और समझने के बीच संतुलन स्थापित किया जाता था। पुराने विचारों पर नई धारणाओं के बीच संतुलन स्थापित करना ये कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रवर्तक वाइगोत्स्की। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है कि प्रवर्तक कौन है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने अपने 4 भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ाया है। नंबर 1 सामाजिक कारक एवं संस्कृति, नंबर 2 सामाजिक अंत्यक्रिया ZPD, इसके फोल्डिंग MQ एंड भाषा एवं विचार, ये 4 चीज़ें उन्होंने बताएं। आगे चलते हैं। सामाजिक कारक एवं संस्कृति। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक के विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावाद तब इनके सिद्धांतों को सामाजिक रचनावाद के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों के अलावा संस्कृति पर भी जोर देते हैं, इसलिए इनका सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक अंत्यक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सामाजिक अंत्यक्रिया माध्यम से सीखते हैं, अर्थात बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतर व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति इंटरपर्सनल सोशल सिचुएशन में संपन्न होता है। भाषा एवं विचार, भाषा व चिंतन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। जन्म से 2 वर्ष तक शिशु अपने हाव भाव व छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से सामाजिक अंतरूप क्रिया करता है। 3 से 6 वर्ष इस अवस्था में बालक भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं बल्कि अपने व्यवहार को निर्दिष्ट करने के लिए करता है। इस आंतरिक सम्भाषण अथवा निजी सम्भाषण भी कहते हैं। इसमें बालक भाषा के व्यक्ति बाहरी रूप से अपने आप में बातचीत करता है। पियाजे ने इस अवस्था को आत्म केंद्रित अवस्था कहा है। 7 वर्ष से साइलेंट इनर स्पीच, इसमें बालक भाषा के व्यक्ति बाहरी रूप से न करके चुपचाप अपने आप से बातचीत करके करता है, अर्थात लगभग 3 से 6 वर्ष की उम्र में किया गया आंतरिक संभाषण चिंतन का रूप ले लेता है। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत में भाषा व चिंतन अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, कैन डू अलोंग ZPD, जस्ट कैन डू इट आउट ऑफ रीच। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच जो अंतर होता है उसको ZPD कहा जाता है। बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए, इस स्तर को वाइगोत्स्की ने संभावित विकास कहा है। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को निकटतम विकास से ZPD का नाम दे दिया गया है। अब इसके फोल्डिंग। जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन को सहयोग और निर्देशन द्वारा पारित करता है तथा वो इसे मचान कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। ये एक ऐसी निर्देशन तकनीक है वह सहायता है जिसके द्वारा बालक को कई कौशलों में प्रवीण किया जा सकता है। अन्य से अधिक ज्ञानी, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, एक ऐसा व्यक्ति जो अधिक ज्ञान, कौशल, जानकारी रखता है तथा जो सामने वाले को कौशलों में प्रवीण करने के लिए निर्देश व सहायता दे सकता है। उसके बाद है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। प्रवर्तक नैतिक विकास सिद्धांत पर तर्क चिंतन का आधार पर किसी को सही व गलत, अच्छा बुराई तथा उचित अनुचित बताना है। बालक नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता, वह सामाजिक परिवेश से अर्जित किया जाता है और मुख्यतः बाल्यावस्था के से नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था से लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना है कि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए तर्क चिंतन का विश्लेषण करना आवश्यक है। इस आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत 6 अवस्थाएं बताई हैं। सही 6 अवस्था में 3 स्तरों में बांटा है। 3 स्तरों में बांटा है। नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं। नंबर 1 पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, अहंकार की अवस्था, अदला बदली की अवस्था, साधनात्मक सावचवाद उन्मुखता की अवस्था, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज हो गया। परंपरागत स्तर को इसको भी 2 भागों में बांटा है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तम लड़का, अच्छी लड़की की गुणवत्ता। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान व्यवस्था में रेस्पेक्टफुल सोशल सिस्टम ओरिएंटेशन एंड प्रशंसा व्यवस्था, उत्तम लड़का, अच्छी लड़की की गुणवत्ता, गुड बॉय, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन।
उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड विवेक की अवस्था, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत की उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, नैतिक विकास सिद्धांत। जिन पियाजे ने भी दिया मोरल नॉलेज मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, प्रवर्तक जिन पियाजे ने नैतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1928 में प्रारंभ किया तथा 1932 में एक किताब मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड प्रकाशित की। इनके अनुसार बच्चों में नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम में उतार के पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। पियाजे के अनुसार बच्चे जैसे वातावरण के साथ अंत्य क्रिया करते हैं वैसे वैसे अपने परिवर्तन परिवर्तन लाते हैं और उनका नैतिक विकास होता है। अवस्थाएं, प्रायत नैतिकता की अवस्था, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी। इस अवस्था में बालक अपने ऐसे बड़ों के साथ अंत्य क्रिया करता है अर्थात असमान अंत्य क्रिया करता है। इस अवस्था में नैतिक विकास के जो भी संप्रति विकसित होते हैं वह दृढ़ निरपेक्ष परिवर्तनशील होते हैं। बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास करता है। इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था या दबाव की नैतिक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे समझते हैं कि माता पिता की ओर से जो भी नियम आते हैं उसे हर हालत में स्वीकार करना होता है। स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी यानी प्रायत नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था या दबाव की नैतिक अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपने से बड़ों के साथ अंत्य क्रिया करता है अर्थात असमान अंत्य क्रिया करता है। इस अवस्था में नैतिक विकास के जो भी संप्रति विकसित होते हैं वह दृढ़ निरपेक्ष परिवर्तनशील होते हैं। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। इस अवस्था में बालक अपने संगी साथी के साथ अंत्य क्रिया करता है अर्थात असमान अंत्य क्रिया करता है। इस अवस्था में बालक का मानना है कि नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है अर्थात उसको मानना आवश्यक नहीं है। बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास नहीं करता है। अब हेविंगहर्स्ट के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं। हेविंगहर्स्ट ने भी नैतिक विकास सिद्धांत दिया। उसके अनुसार जो अवस्थाएं हैं, पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष, एमोरल स्टेज यह नैतिक विकास की पूर्व की अवस्था है। इसमें बालक को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। स्वकेंद्रित अवस्था 2 से 7 वर्ष, सेल्फ कंसेंटर्ड स्टेज। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास नहीं होता लेकिन वह सही गलत बताने लग जाता है। जो खुद करता है वह सही बताता है और यदि किसी ने टोक दिया तो उसे गलत बताता है। इसमें बालक के हिम्मती होता है। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। वह समाज के लोगों की आज्ञा मानने लगता है तथा वह गलत व उचित अनुचित में भेद करना सीख जाता है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था 13 से 18 वर्ष। इस अवस्था में किशोर आधारहीन खोखले आदर्शों की बातें करता है जो उसे यथार्थता के धरातल से दूर ले जाती हैं। इस अवस्था में किशोरों का व्यक्तित्व सिगमंड फ्राइड के सुपर ईगो द्वारा संचालित होता है, इसलिए इस अवस्था के व्यक्ति को देवदूत कहा जाता है। और आधारभूत आत्मचेतना अवस्था 18 वर्ष के बाद। इस अवस्था में व्यक्ति आधारभूत तर्कसंगत बातें करता है। व्यक्ति केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विचारों से भी काम लेता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का जो विकास है उसकी बात करें अपन। पावलक के अनुसार बालक शब्द और अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है। इस संबंध को पावलक ने अनुबंधन नाम दिया है। अतः पावलक के अनुसार बालक भाषा अनुबंधन से सीखता है। स्किनर के अनुसार बालक भाषा अनुकरण और बेनेवोलेंस से सीखता है और बांडुरा के अनुसार बालक भाषा अनुकरण से सीखता है। भाषा विकास सिद्धांत प्रवर्तक नाम चॉम्स्की का मानना है कि बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसे भाषा अर्जन तंत्र LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। नॉम चॉम्स्की का कहना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण को अपने आप सीख जाता है, इसलिए इसे जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। बॉर्फ के द्वारा भाषा विशेषता परिकल्पना संप्रत्यय दिया गया। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास अन्य आयामों का आधार होता है। शारीरिक विकास में शारीरिक अंगों मांसपेशियों का विकास शामिल होता है। शारीरिक अंगों मांसपेशियों के विकास की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। बच्चा विकास के जिन चरणों से गुजरता है वह लगभग निश्चित होती है, परंतु हर बच्चे के इन क्रमबद्ध चरणों से गुजरने की अति भिन्नता पाई जाती है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में शारीरिक विकास की गति 1 से 3 वर्ष की आयु बच्चों से कम होती है। हालांकि मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया 8 वर्ष की आयु तक तेज चलती है। शारीरिक विकास के चक्र, प्रथम साइकिल है 0 से 3 वर्ष तक विकास तीव्र गति से होता है। द्वितीय चक्र 13 से 12 वर्ष विकास मंद गति से। तृतीय चक्र 13 से 15 वर्ष पूरा विकास पुनः विकास तीव्र गति से। चौथे चक्र 16 से 18 वर्ष पुनः मंद गति से। श्रीमती थर्लॉक के अनुसार विकास जो वो लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता। शारीरिक विकास, अंगों का विकास, मांसपेशियों का विकास, अंगीय विकास, क्रियात्मक, गत्यात्मक, कामक, नैतिक विकास। अंगीय विकास शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में धीमा बनाया जाता है तथा किशोर अवस्था में तीव्र गति से होता है। लंबाई शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है, बाल्यावस्था में दोनों की लंबाई लगभग समान पाई जाती है और यदि अधिक होती है तो लड़कियों की। किशोर अवस्था में लड़कों की लंबाई अधिक होती है, लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है जबकि लड़कों की लंबाई 18 वर्ष के बाद भी बढ़ती रहती है। और जन्म के समय लंबाई की बात करें 19-20 इंच पाई जाती है। 4 माह में 23-24, 8 माह में 26-28, 1 वर्ष में 28 जाती है, 2 वर्ष में 32, 4 वर्ष में 40 और 12 वर्ष में 55 इंच हो जाती है। बाजन भार
शिशुअवस्था में लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है। बाल्यावस्था में दोनों के भार में लगभग समानता वही है, तो यदि अधिक होता है तो लड़कियों का। किशोरावस्था में लड़कों का भार अधिक होता है क्योंकि लड़कियों की हड्डियाँ अधिक मजबूत होती हैं लड़कियों की अपेक्षा। और आयु लंबाई पौंड में जन्म के समय 7-8 और 4 माह 14, 8 माह 16-19, 1 वर्ष में 21, 2 वर्ष में 25, 4 वर्ष में 30, 12 वर्ष में 37 से 40 पॉइंट लंबाई हड्डियाँ। शिशुअवस्था में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। बाल्यावस्था में 350 हो जाती है। हड्डियाँ कमल लचीली होती हैं। धीरे धीरे ये हड्डियाँ आपस में जुड़ना प्रारंभ होती हैं। इस क्रिया को ऑसिफिकेशन यानी अस्थिकरण घनीकरण की क्रिया कहते हैं। किशोरावस्था में अस्थिकरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। किशोरावस्था में भुजाओं टांगों की हड्डियों की तीव्र गति से वृद्धि होती है। अब दांतों की विकास की प्रक्रिया गर्भाकाल के 5वें महीने में शुरू हो जाती है। जन्म के समय शिशु में दांत नहीं होते। 5 से 6 माह से तो दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले 2 दांत निकलते हैं। 1 वर्ष तक दांतों से लगभग 8 से 4 वर्ष तक दूध के पूरे 20 दांत निकल आते हैं। उसके बाद दूध के दांत देना प्रारंभ होता है। 5वें या 6वें वर्ष में 27 दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 12-13 वर्ष तक दांतों की संख्या 27-28 हो जाती है। किशोरावस्था के अंत तक पुराणावस्था भ्रम में प्रज्ञा दांत निकल आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। स्थायी दांत 12, अस्थायी दांत 20, कुल 32। किशोरावस्था में मस्तिष्क का लगभग 350 ग्राम होता है। बाल्यावस्था में 1260 ग्राम। किशोरावस्था में 1260 से 1400 ग्राम के बीच होता है। धड़कन जन्म के समय 136 से 140 प्रति मिनट। 3 वर्ष में 100 से 120, 6 वर्ष में 90 से 100, 7 से 14, 85, 90, 15 से 21, 70 से 85। वृद्धावस्था में 60 से 70। श्वसन बच्चों के फेफड़े छोटे होते हैं इसलिए वो जल्दी श्वास लेते हैं ताकि उनको पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त हो सके, इसलिए उनकी श्वसन तीव्र होती है। उम्र के साथ फेफड़ों के आकार में वृद्धि होती है जिससे श्वास लेने की क्षमता बढ़ जाती है। फलस्वरूप श्वसन दर में कमी आने लगती है। किशोरावस्था में श्वसन क्रिया धीमी, गहरी तथा नियमित हो जाती है। सामान्यतः वयस्क 3 सेकंड में श्वास अंदर लेता है तथा 2 सेकंड में श्वास छोड़ देता है। आयु प्रति मिनट श्वास अंदर जन्म के 2 वर्ष तक 35 बार, 2 से 6 वर्ष तक 30 बार, 6 से 12 20 बार, किशोरावस्था में 18 बार। ये वेरी मोस्ट है। इसमें से एक नई क्वेश्चन 100% आता रहता है। जन्म के 2 वर्ष तक 35 बार, 2 से 6 वर्ष 30 बार, 6 से 12 20 बार, किशोरावस्था 18 बार। शारीरिक अनुपात नवजात शिशु का सिर अन्य अंगों के बड़ा होता है। नवजात शिशु का सिर संपूर्ण शरीर का 1/4 भाग, जबकि वयस्क का 1/7 भाग होता है। नवजात शिशु का चेहरा शरीर की तुलना में छोटा होता है। चेहरे में नीचे का हिस्सा कम, ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है। नीचे का हिस्सा कम इसलिए होता है क्योंकि शिशु के दांत नहीं होते हैं। जन्म के समय धड़ अधिक लंबा होता है। 6 वर्ष की आयु तक धड़ जन्म से 2 गुना, तो परिपक्व अवस्था होने पर जन्म से 3 गुना हो जाता है। नवजात शिशु के हाथ पैर छोटे तथा कोमल होते हैं। जन्म के समय अलग की टांग बाहों के पीछे छोटी तथा बड़ी हुई होती हैं। जैसे जैसे टांगों की लंबाई बढ़ती जाती है वे सीधी होती जाती हैं। 2 वर्ष की आयु तक टांगों के विकास हाथों की तुलना में धीमा होता है। किशोरावस्था में पैरों की लंबाई जन्म से 4 गुना हो जाती है। पाचन क्रिया नवजात शिशु के पेट का आकार नलिका के समान होता है। इस कारण शिशु की भोजन ग्रहण करने की शक्ति बहुत कम होती है, जिससे शिशु जल्दी जल्दी भूख लगती है। वयस्क का पेट थैली जैसा होता है, इस कारण वयस्क अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है। लड़के लेकिन के बच्चे अधिक खाते हैं, अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया ये वे क्रियाएं जो शिशु संवेदन विवेकों प्रति निश्चित ढंग से करता है। रूटिंग प्रतिवर्ती क्रियाएं ये वे क्रिया होती हैं जो शिशु विशिष्ट संवेदनात्मक विवेकों प्रति निश्चित ढंग से करता है। रूटिंग गाल को स्पर्श करने पर मुंह खोलना एवं सिर को घुमाना 0 से 2 माह तक रूटिंग कहलाता है। मोरो जब बालक किसी तेज आवाज़ को सुनता है तो कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, फिर भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। 2 से 5 माह तक का बालक पकड़ना, बालक के तेल को दबाने पर उंगलियों से पकड़ लेना। 1 से 3 माह तक बेवेंसी बालक के पैर के तलियों को ठोकने पर पैर की उंगलियां पंखे की तरह फैलकर आगे की ओर बढ़ जाती हैं। 0 से 7 माह तक बेवेंसी के नाम से जाना जाता है इसको। मांसपेशियों का विकास क्रियात्मक विकास, कामों के तथ्यात्मक गति का विकास, मोटर डेवलपमेंट। मांसपेशियों के विकास को क्रियात्मक विकास कहते हैं। जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों का भार उसके संपूर्ण शरीर का 23% हो जाता है। 15 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का भार उसके संपूर्ण शरीर का 33% हो जाता है और 16 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का भार संपूर्ण शरीर का 44%। किशोरावस्था में के अंत में कुल भार 45% हो जाता है। जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों का भार उसके संपूर्ण शरीर का 27%। 15 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का भार उसके संपूर्ण शरीर का 33%। 16 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का भार उसके संपूर्ण शरीर का 44% हो जाता है। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 45% हो जाता है। 43% हो जाता है। क्रियात्मक गत्यात्मक गामक या गतिक विकास, मोटर डेवलपमेंट। स्थूल गत्यात्मक, सूक्ष्म गत्यात्मक, बड़ी मांसपेशियों समीकरण, छोटी मांसपेशियों समीकरण जैसे हाथ पांव जांघ धड़ घुटने जैसे हाथ कलाई उंगलियां आदि। गतिविधियाँ स्थूल गत्यात्मक लुढ़कना खिसकना, रेंगना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, तैरना, सीढ़ियों पर चढ़ना, नृत्य करना, ट्राइसिकल चलना, गेंद फेंकना, गेंद पकड़ना आदि। ये स्थूल गत्यात्मक विकास थे। सूक्ष्म भोजन करना, वस्त्र पहनना, खिलौना का प्रयोग करना, ब्लॉक बिल्डिंग बनाना, लिखना, बालों का कंघा करना, मंजन करना, स्नान करना, जूते मोजे पहनना, कमीज के बटन बंद करना, पेपर काटना, फाइल चिपकाना आदि। विभिन्न पक्षों का विकास, मानसिक विकास, संवेदना। जब एक नवजात शिशु किसी तेज आवाज़ को सुनकर चौंक जाता है, उत्तेजित हो जाता है तो इस संवेदना कहते हैं। अर्थात ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक को जो उत्तेजना प्राप्त होती है उस संवेदना कहा जाता है। इस जीव की सरलतम प्रारंभिक अनुभूति माना जाता है। संवेदना उत्तेजना का आवास होता है, इसका संबंध मानसिक क्रिया से होता है। यह ज्ञान की पहली सीढ़ी है।
प्रत्यक्षीकरण थोड़ा बड़ा होने पर जब शिशु ये जानने लगता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, किसकी आवाज़ है, तो इससे प्रत्यक्षीकरण करता है। तो बालक को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो उत्तेजना प्राप्त होती है उसका विस्तृत ज्ञान कराने वाली मानसिक प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। ये ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है। प्रत्यक्षीकरण का पूर्व अनुभव से संबंध होता है। संवेदना प्लस अर्थ प्रत्यक्षीकरण या संवेदना प्लस विचार प्रत्यक्षीकरण होता है। बालकों में प्रत्यक्षीकरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है और गहन प्रत्यक्ष का निर्माण होता है। संप्रत्यय निर्माण बालक वातावरण का ज्ञान जैसे जैसे प्राप्त करता है वैसे वैसे वृत्तियों का निर्माण होता रहता है। जैसे जैसे आकार संप्रति, संख्या संप्रति, समय संप्रति, सौंदर्य संप्रति, रंग संप्रति, भार संप्रति, धनिका संप्रति, सामाजिक संप्रति, आत्म संप्रति आदि। शैशवावस्था मानसिक विकास जन्म के पश्चात बालक अपने वातावरण की वस्तुओं का ज्ञान अपनी संवेदना ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है। खुशी धर्म हुआ है, सुनना, सूंघना, देखना, स्वाद लेना, स्पर्श अनुभूति करने सीख जाता है। वर्ष हाथ पैर हिलना लगते हैं, ध्वनि करने लगता है, छोटे शब्दों को बोलने लगता है। 1 वर्ष का बालक 2 वर्ष ठीक से समझने लगता है, शब्दों का विकास होता है। 3 वर्ष शिशु अपने नाक कान मुँह दांत के हाथ से छूकर बताने लगता है। 4 गिनती करने लगता है, छोटी बड़ी रेखा में अंतर करने लगता है, अक्षर लिखने लगता है, वस्तुओं क्रम में रखने सीखना सीख जाता है और नाम लिखना शुरू कर देता है, अपना नाम लिखना भी शुरू कर देता है। और 5 वर्ष रंगों की पहचानने लगता है और हल्के भारी ज्ञान को होने लगता है। 10 शब्दों का वक्त दोहराने लग जाता है, माता पिता की आज्ञा मानने लगता है और उनके कामों को में सहायता भी करने लग जाता है। 6 वर्ष बालक बिना हिचके 15 तक गिनती सुनाने लगता है, सरल प्रश्न उत्तर देने लग जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बता देता है, चेतना बनी वस्तु के बारे में बता देता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास 7 वर्ष विभिन्न वस्तुओं में समान तंत्र बताने लगता है और छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। 8 वर्ष बालक में छोटी कहानियाँ कविताओं को याद करके उन्हें सुनाने की क्षमता का विकास हो जाता है और 16-17 शब्दों के वाक्यों को दोहराने लग जाता है। 9 वर्ष का बालक समय दिन तारीख वर्ष आदि बताने लगता है, इससे सिक्कों का ज्ञान हो जाता है और समान शब्दों का प्रयोग करने लगता है और देखी हुई चीज़ की 60% तक बात में बता सकता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास किशोरावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, अर्थात अपने उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लेता है। बुढ़ावस्था में मानसिक विकास 15-20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। यह विकास हार्मोनिक क्रम से 15 वर्ष, जोन्स क्रम से 16 वर्ष, स्पीयरमैन क्रम से 14-16 के मध्य हो जाता है। सामाजिक विकास क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय से सुना तो सामाजिक परिवर्तन असामाजिक, लेकिन इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। सामाजिक प्रक्रिया जन्म के साथ शुरू होती है और उम्र भर चलती है। बालक का सामाजिक परिवार से आरंभ होता है तो सामाजिक का महत्वपूर्ण घटक खेल का मैदान होता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास शैशवावस्था में सामाजिक विकास शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है। शिशु जो है जन्म से सामाजिक नहीं होता। 1 वर्ष के भीतर शिशु माता पिता को पहचानने लगता है, प्रेम क्रोध में व्यवहार अंतर करने समझने लगता है, दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करने लगता है। 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ संस्कार करने का प्रयत्न करता है। 2 और 3 वर्ष की आयु के बीच बालक खेलने के लिए शादी बना कर सके सामाजिक संबंध स्थापित करने लगता है। 4-5 वर्षों में बाहरी दुनिया संपर्क स्थापित करता है, मित्र बनाता है, स्वामिक जीवन से अनुकूल स्थापित कर लेता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास नए वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। टोली या समूह का सदस्य होकर उसके द्वारा सामाजिक गुणों का विकास करता है। समूह खेलों प्रिय कार्यों में रुचि रखने लगता है। नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति का विकास होता है। भ्रमण की प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास मित्रता की भावना का विकास, समुचित विकास होता है। समूह प्रति निष्ठा, समूह द्वारा सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक चेतना का विकास, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, सामाजिक रुचियों का विकास, व्यवसाय चुनने की प्रवृत्ति का विकास, व्यवसाय चुनने की प्रवृत्ति का, सामाजिक नेताओं से संबंध स्थापित करने की भावना का विकास, चिंता एवं संशय से घिरे रहने की संवेगात्मक विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। संवेग जन्मजात होते हैं लेकिन सभी संवेगों का विकास एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे होता है। वास्तविक अनुसार नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, स्नेह। ब्रजेश के अनुसार जन्म के समय शिशु में केवल 1 संवेग होता है, उत्तेजना तथा 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास शिशु जन्म के समय रोता चिल्लाता है, पैर पटकता है, इस प्रकार वह जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार व्यक्त करता है। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है। शिशु का संवेग थोड़े समय तक रहता है और शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। ध्यान शिशु गोदी लाने के लिए रोने लगता है किंतु गोदी लेते हुए चुप हो जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है संवेग में स्थिरता आने लगती है। आरंभ में शिशु के संवेग काफ़ी तीव्र होते हैं किंतु धीरे धीरे यह तीव्रता कम हो जाती है। उदाहरण 2 या 3 माह का बालक तब तक रोता रहता है जब तक कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। 4 या 5 वर्ष का शिशु इस प्रकार व्यवहार नहीं करता है। तो आरंभ में शिशु के संवेग में स्पष्टता होती है लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है स्पष्टता आ जाती है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास अनोखा काल है। संवेगों की तीव्रता एवं कठोरता नहीं रहती है, संवेगों में नियंत्रण रखने लगते हैं। निराशा सहायपन की भावना आ जाती है। समूह के सदस्यों के कारण कई ईर्ष्या द्वेष की भावना का उदय होता है। जिज्ञासा संवेग का विकास होता है। भय, कुटिलता, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, प्रफुल्लता आदि संवेगों का विकास होता है। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन संवेगों पर पकड़ आने लगती है। संवेग प्रकाश में स्फुट आ जाती है। विरोध मनोदशा होना जब जीवन अत्यधिक भाव प्रधान हो जाता है, काम भावना पुनः तीव्र हो जाती है। विषम लिंगी के प्रति प्रेम का विकास, प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप से प्राप्त कर लेता है। विकासात्मक विधियाँ दीर्घकालीन कालानुक्रम लंबवत अनुदैर्ध्य विधि अनुदैर्ध्य इस विधि के अंतर्गत एक निश्चित समूह का कई बार परीक्षण करते हुए उसका निदान और उपचार किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक मार्गरेट मीड ने समूह के द्विपर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे।
समकालीन क्षैतिज प्रतिखंडात्मक अनुप्रस्थ काट विधि, इस विधि के अंतर्गत एक ही समय विशेष में विभिन्न आयु वर्ग के समूह का अध्ययन किया जाता है। समकालीन क्षैतिज प्रतिखंडात्मक अनुप्रस्थ काट विधि, क्षैतिज विधि, अनुक्रमिक डिजाइन विधि, यह विधि उपरोक्त दोनों विधियों का मिला-जुला रूप है। विकासात्मक रोग, स्वलीनता, ऑटिज्म एक मस्तिष्क विकार तथा तंत्र के संबंधी विकार है। इसमें मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रीय सतहों में विफल हो जाते हैं। यह सभी बालकों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है तथा जन्म के कुछ समय पश्चात इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। लक्षण: ऑटिज्म से ग्रस्त बाकी लोगों को अलग सुनते देखते महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर देरी से बोलते हैं, कमजोर संप्रेषण रहता है उनका, कमजोर सामाजिक व्यवहार रहता है, सामाजिक संपर्क से बचना, अकेले रहना चाहते हैं, अपनी भावना को व्यक्त न करना, दूसरों की भावना को अनजान रहना है, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना, अजीब गतिविधि करना जैसे पैर के पंजों पर चलना, लगातार हिलते रहना, असामान्य व्यवहार बार बार करना आदि, रूढ़ व्यवहार और दौरे पड़ना आदि। यह रोग लड़कियों के मुकाबले लड़कों में होने की संभावना 4 गुना अधिक होती है। अगर एक परिवार में कोई बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त है तो दूसरे बच्चों को भी इससे ग्रस्त होने की संभावना होती है। समय से पहले पैदा हुए बच्चों को ऑटिज्म का खतरा हो सकता है। ज़्यादा उम्र के माता पिता से बच्चों को ऑटिज्म की संभावना हो सकती है। ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन कार्यक्रम ऑटिज्म बालकों में शिक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यह रोग लड़कों में लड़के पाया जाता है। इसके लक्षण लगभग 3 वर्ष के बाद दिखाई देते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इनअटेंटिव, इसमें बालक ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होता है, ध्यान नहीं रखने के कारण स्मरण में भी बाधा आती है, भुलक्कड़ स्वभाव होता है, अपनी किताबों, खिलौनों, पेंसिल आदि को रखकर भूल जाता है। इनअटेंटिव। अब हाइपर एक्टिव, बालक बिना सोचे में जल्दबाजी में कार्य करता है, बेचैनी से अपने शरीर को हिलाता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन पाया जाता है, किसी चीज़ का इंतजार नहीं करता, आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। बहुत इनअटेंटिव, हाइपर एक्टिव उपरोक्त दोनों का मिला-जुला रूप। वियोग या दुश्चिंता विकार, शेड, सेपरेशन एंग्जायटी डिसऑर्डर, इससे बालक इस डर से कि कहीं माता पिता उससे दूर न हो जाएं, किसी सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता और न ही कहीं अकेले जाना चाहता है। हमेशा चिंतित रहता है कि कहीं वो अकेला न हो जाए, कहीं माता पिता उसे छोड़कर न चले जाएं, ना चले जाएं। ये आपका फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गया। प्लीज़ लाइक और शेयर करें इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर